बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। आज हम लोग बायोटेक को कंटिन्यू करने वाले हैं। एज आई सेड अर्लियर इन माय फर्स्ट लेक्चर, हमने बात करी थी कि यार ये बहुत बड़ी फील्ड है ना। अगर हम लोग एज सब्जेक्ट देखें तो ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बात कर ली थी। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, और अगर टाइम रहा तो हम लोग आपके प्रोसेसेस कॉम्पिटेंट होस्ट वाला भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्लोनिंग वेक्टर्स। तो सबसे पहले तो हमने बात करी थी कि वेक्टर्स क्या हैं। वेक्टर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एनी फॉरेन पार्टिकल इनटू दी होस्ट। ठीक है, ये क्या है? ये वो वेक्टर्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स है जो एक जगह से दूसरी जगह तक चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स विच ट्रांसफर फॉरेन DNA into the host cell। ठीक है, अब यार हर कोई नहीं बन सकता क्लोनिंग वेक्टर, है ना। हर कोई क्लोनिंग वेक्टर, हम लोग हर किसी केमिकल को, हर किसी मॉलिक्यूल को हम लोग नहीं बोल सकते कि ये क्लोनिंग वेक्टर है। यानी कि हर क्लोनिंग वेक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि यार अगर ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो हैं तो हम लोग इसको क्लोनिंग वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें क्लोनिंग वेक्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, ये कि ये मेंटेनेंस कर पाए और क्या कर पाए, कहाँ? होस्ट सेल के अंदर अपने आप को मेंटेन कर पाए, है ना, सरवाइव कर पाए। क्योंकि अगर ये सरवाइव नहीं कर पाया तो हमने जो बेचारा इतनी मेहनत करके फॉरेन DNA होस्ट सेल के अंदर डाला था, फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा? मेंटेन कर पाएगा तभी तो आगे जनरेशन में जाएगा जो हमें चाहिए। अगर नहीं कर पाया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यानी कि जो पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए वो है मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल इनटू दी होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर इसको क्या होना चाहिए? ये मेंटेन कर पाए अपने आप को और सरवाइव कर पाए। दूसरी चीज, इनका कॉपी नंबर शुड बी हाई। कॉपी नंबर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अब हमने बात करी थी ना यार, जो सरवाइव कर पाएगा वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा अच्छे से, है ना। तो इनका कॉपी नंबर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ताकि मतलब हम लोग चांस छोड़े ही ना कि ये अगले जनरेशन में जाए, है ना। ऐसा कोई चांस हमें लेना ही नहीं है, ऐसा कोई रिस्क लेना ही नहीं है। इसलिए हमें क्या चाहिए? उस क्या वेक्टर का कॉपी नंबर ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? तीसरी चीज क्या है? इसके पास क्या होना चाहिए? इसके पास ऑटोनोमस रेप्लिकेशन होनी चाहिए। ऑटोनोमस रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए, यानी कि दिस शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, है ना। होस्ट पे डिपेंडेंट ना रहे, है ना, खुद को खुद रेप्लिकेट कर ले, ये हम लोग इससे चाह रहे हैं। ठीक है, अब मेजरली हमारे पास है तो बहुत सारे, हम लोग बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की। मेजरली क्या है? बैक्टीरियोफाज है। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरियोफाज है, और हमारे पास क्या है? प्लाज्मिड है। इस चैप्टर में आपकी क्लास में हम लोग मेजरली किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्लाज्मिड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी टर्म यूज कर चुके हैं प्लाज्मिड, जब हम लोगों ने जनरलाइज्ड फॉर्म करी थी। ठीक है, एक पूरा हम लोगों ने प्रोसेस देखा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे? प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। किसकी? प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि हम लोग उसको क्यों ले रहे हैं, हम लोग उसको क्यों यूज कर रहे हैं एज क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इसके पास ऐसा क्या क्या है जो हम लोग इसको यूज करते हैं एज क्लोनिंग वेक्टर।
तो सबसे पहले जब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एक तो हमें ये चाहिए कि ऑटोनोमस रेप्लिकेशन होना चाहिए, खुद को रेप्लिकेट करना आना चाहिए, दूसरे पे नहीं हमें क्या करना है, डिपेंडेंट रहना है। डिपेंडेंट तो हमें किसी पे भी नहीं रहना, चाहे लाइफ में हो चाहे ये हो। देखो ये हमें सिखा रहे हैं कि भैया दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो। क्यों नहीं रहना? क्योंकि तुम खुद सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें बस क्या करनी है, तुम्हें मेहनत करनी है। पोटेंशियल तुम में पूरा है, ठीक है, पोटेंशियल क्या है, तुम में बिल्कुल पूरा है। तो सबसे पहली चीज यार जो इनके पास होती है ना, दैट इज ओराई। ओराई है ना, बढ़िया है ना। तो ओराई जब हम लोग एज अ वर्ड यूज करते हैं, ओराई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये कौन सी जगह है एक प्लाज्मिड की? दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। यानी कि दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, ठीक है। ये कौन सा सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है? यही वो सीक्वेंस है, यही वो जगह है जो क्या कर रहा है, जो आपके नंबर, कॉपी नंबर को भी कंट्रोल कर रहा है कि यार इतने कॉपीज चाहिए, इतने कॉपीज चाहिए, इतने कॉपीज चाहिए। प्रिंट आउट निकालने जाते हो, फोटो कॉपी निकालने जाते हो, नंबर पहले ही मेंशन कर देते हो ना, ये कंट्रोल कर रहा है। सेम उसी तरह दिस कंट्रोल कॉपी नंबर, ठीक है। क्या कर रहा है? ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? ओरिजिन जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो रही है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या रेप्लिकेशन होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, फिर तो ठेंगा है, ठीक है। तो ये विदाउट दिस रेप्लिकेशन कैन नॉट बी डन, इसके बिना रेप्लिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। पहली चीज आपको पता चल गई, क्या होना चाहिए? ओराई होना चाहिए। सेकंड चीज इसके पास क्या होनी चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर। अब यार ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या चीज है? सिलेक्टेबल मार्कर वो चीज है, वो जगह है, वो सीक्वेंस है जो क्या कर रही है, दिस इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। कि मतलब ये हमें क्यों चाहिए एक प्लाज्मिड में? क्योंकि यार ये हेल्प कर रहा है ये बताने में कि क्या उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, क्या प्लाज्मिड, क्या होस्ट के अंदर सही में वो प्लाज्मिड आ चुका है या नहीं आया है, रिकॉम्बिनेशन के साथ आया है, बिना रिकॉम्बिनेशन के साथ आया है, ये सब हमें कौन बता रहा है? सिलेक्टेबल मार्कर बताता है, ठीक है। तो ये किस लिए चाहिए? दिस इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दी, दिस is required to find out the transformed cell। और इसका कौन सा पार्ट ये हेल्प करने की कोशिश करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कौन हेल्प कर रहा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प कर रही है किसको? सिलेक्टेबल मार्कर को, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग प्लाज्मिड की बात करते हैं, प्लाज्मिड में प्रेजेंट है मल्टीपल को क्लोनिंग साइट्स, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, या इनके पास और क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीलिंकर रीजन हम लोग इनको बोलते हैं। अब ये क्या कर रही हैं? ये वो साइट हैं जो क्या कर रही हैं? दीज आर दी रिकॉग्निशन साइट फॉर दी किसके लिए? यानी कि सिंगल साइट फॉर वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब ये वो रीजन है जहां पर प्रेजेंट है सिंगल साइट फॉर वन एंजाइम, ठीक है,
फॉर वन एंजाइम प्रेजेंट बहुत सारी है, बहुत सारी, नंबर में एक जरूरी नहीं है एक ही प्रेजेंट हो, बहुत सारी क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है, लेकिन हर एक साइट सिंगल साइट है फॉर वन पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या किसी और पर्टिकुलर एंजाइम के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या होना चाहिए, ये सब प्रेजेंट होना चाहिए यार एक प्लाज्मिड में। अब थोड़ा सा यार प्लाज्मिड बना लेते हैं, है ना, थोड़ा सा प्लाज्मिड बना के देख लेते हैं। ठीक है, अरे रुक जाओ, मिट गया यार, बन गया। ठीक है, अब ये हम लोग जिस प्लाज्मिड के बारे में बात करने वाले हैं, इस प्लाज्मिड का नाम है PBr322। क्या नाम है इसका, इसका नाम है PBr322। क्यों कह रहे मैम फिर से अलग अजीब सा नाम, तो यहाँ पर P रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मिड को, B रिप्रेजेंट करता है बॉलिवर को, R रिप्रेजेंट कर रहा है रॉड्रिक को, और 322 क्या है, नंबर है। ठीक है, क्या है, नंबर है। तो बॉलिवर और वो रॉड्रिक क्या है, उन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये प्लाज्मिड बनाया, जिन्होंने ये प्लाज्मिड को क्या करा, पहचाना। ठीक है, ये जो हमारा ये साइट जो है, ये प्लाज्मिड जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये कितने केबी का है, साइज क्या है इसका, साइज है बच्चों इसका 4.3 केबी। ठीक है, 4.3 केबी इसका साइज है। इसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ठीक है, इनके पास 2 एंटीबायोटिक्स जीन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, और वो 2 कौन सी है, वो है आपकी टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। कौन कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। और इस प्लाज्मिड का कॉपी नंबर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, कॉपी नंबर क्या है, हाई। ठीक है, कॉपी नंबर क्या है, हाई है। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, 2 इसके पास आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है जो मैं पिंक कलर से बना रही हूं, ये है आप इसकी एक रेजिस्टेंस साइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, और ये है इसकी मान लो दूसरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है। ठीक है, एक एम्पिसिलिन है और एक टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, अब यहीं पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास क्लोनिंग साइट्स भी प्रेजेंट है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे कैसे प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है PST1 की, अरे यहां पर प्रेजेंट है PST1 की, PVU1 की। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट है BAM-H1 की और SAL1 की, BAM-H1 की और SAL1 की। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर कौन कौन सी प्रेजेंट है, CLAV1 प्रेजेंट है, ECO-R1 प्रेजेंट है और HIND3 प्रेजेंट है। कौन कौन सी, CLAV1, ECO-R1 और HIND3 भी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके पास यार एक तो ओराई तो होगा, ओराई तो बहुत जरूरी है या नहीं है, क्योंकि रेप्लिकेशन वहीं से होगा, तो थोड़ा सा ओराई को भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ओराई भी प्रेजेंट है यहां पर। क्या प्रेजेंट है यहां पर, ओराई प्रेजेंट है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, आपकी एक प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आप देखो कि हमें जो डिजायरेबल जीन जो हमने कट करी है, डिजायरेबल जीन हम ऐड करते हैं उस पोजीशन पे जो ओराई के पास हो। ठीक है, ओराई के पास हो, और कहाँ होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल चिपका के नहीं लगा सकते हम लोग उसको। ठीक है, बिल्कुल चिपका के नहीं लगा सकते,
तो ये कहाँ, सिलेक्टेबल मार्कर के बीच में होनी चाहिए। हम लोग वो पोजीशन शो करेंगे जो सिलेक्टेबल मार्कर के बीच में होना चाहिए और ओराई के पास में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओराई के पास में और सिलेक्टेबल मार्कर के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। अब सिलेक्टेबल मार्कर कौन सा है? हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली जीन है ना, दो है हमारे पास। कौन कौन सी दो हैं? एक हमारे पास एम्पिसिलिन है और एक हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, तो ओराई के पास होना चाहिए और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के पास, मतलब सिलेक्टेबल मार्कर के बीच में होना चाहिए। तो अब पहले क्या होता था, क्योंकि हमें क्या पता है सिलेक्टेबल मार्कर क्यों हेल्प कर रहा है कि सेल जो है वो प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये इसको पहचानने में हेल्प करता है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमने क्या करा, पहले क्या होता था, जब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं थी, जब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं थी तो ये प्लाज्मिड, इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और दूसरा इसके पास क्या है, दूसरा इसके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यानी कि इन दोनों मीडियम में, इन दोनों एंटीबायोटिक के मीडियम में ये प्लाज्मिड आराम से ग्रो कर सकता है। तो बिफोर क्या होता था, इसमें क्या हुआ, प्लाज्मिड ग्रो कर रहा है और इसमें प्लाज्मिड ग्रो कर रहा है। ठीक है, पहले। ठीक है, अब हमने क्या कर दी, छेड़खाड़ कर दी, है ना। तो छेड़खाड़ करने के चक्कर में हमने क्या करा, हमने मान लो हमने टेट्रासाइक्लिन जीन में क्या डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन के बीच में, क्योंकि हमें क्या डालना है, डिजायरेबल जीन कहाँ डालनी है, सिलेक्टेबल मार्कर के बीच में डालनी थी और ओराई से पास होनी चाहिए। यार हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की जगह हमने क्या डाल दी, यहां पर हमने इंसर्ट कर दिया, हमने इंसर्ट कर दिया है डिजायरेबल जीन। ठीक है, हमने क्या इंसर्ट कर दिया, डिजायरेबल जीन। अब सोचो, इसका तो सीक्वेंस बिगड़ गया, काम बिगड़ गया। अब जिसमें डिजायरेबल जीन होगा, क्या वो आपके टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो गई ना काम से। तो आफ्टर क्या हुआ, आफ्टर क्या होगा, एम्पिसिलिन में, अगर हम लोग बहुत जनरलाइज कंडीशन लेते हैं, अभी इसके अंदर भी कंडीशन देखेंगे। आफ्टर क्या हुआ, एम्पिसिलिन में तो ग्रो कर रही थी। क्यों ग्रो कर रही थी? क्योंकि इसके साथ हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है। बेचारे का हमने घर उजाड़ दिया है। घर कैसे उजाड़ दिया? इसकी जगह डिजायरेबल जीन को रख लिया है। तो ये प्लाज्मिड जिसका अब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट है, तो क्या उसमें ग्रो कर पाएगा वो प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में? नहीं कर पाएगा। आपने टेट्रासाइक्लिन ली और ये वाला जिसमें डिजायरेबल जीन डाल दी है वो उसके अंदर डाल दिया, ग्रो होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं बचा। ठीक है, तो ये केस हो गया क्या, जब हमने क्या कर दी, इसके साथ छेड़खानी कर दी। ठीक है, अब यार छेड़खानी तो हमने कर दी, ठीक है, छेड़खानी तो हमने कर दी, इसका मतलब क्या है, ये हो गई एंटीबायोटिक, ये वाला प्लाज्मिड जिसमें हमने क्या डाली, डिजायरेबल जीन डाली, ये क्या होगी, एंटीबायोटिक सेंसिटिव। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को जब हमने एंटीबायोटिक सेंसिटिव बना दिया, इसको बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, इसको क्या बोला, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोला गया। अब यार देखो, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे कुछ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, कुछ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो अब हमें पता करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, यानी कि अब हमें क्या करना है मेजरली, अब हमें करना है सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के लिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 केसेस आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? 3 केसेस आ सकते हैं। तो उन 3 केसेस के बारे में हम लोग
थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये एक बैक्टीरिया है, दिख रहा है, दिख रहा है। और ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। पहला केस क्या हो सकता है कि इसमें प्लाज्मिड आया ही नहीं, है ना, इसमें वो वेक्टर आया ही नहीं। हमने ट्रांसफॉर्मेशन कराने की कोशिश करी थी, लेकिन वो प्लाज्मिड, वो वेक्टर इसमें आया ही नहीं। इसमें क्या हुआ, इसमें वो प्लाज्मिड, वो वेक्टर आया, ठीक है, वो प्लाज्मिड, वो वेक्टर आया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई, पर वो वाला प्लाज्मिड नहीं आ पाया जिसमें हमने डिजायरेबल जीन डाली थी। यानी कि अभी भी यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर एक एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट है, एक एम्पिसिलिन वाला जीन प्रेजेंट है और एक टेट्रासाइक्लिन वाला जीन प्रेजेंट है, ठीक है। समझ आया? यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई, लेकिन रिकॉम्बिनेशन वाला प्लाज्मिड नहीं आया है, ठीक है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस हो सकता है कि हमने क्या करा, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गई और क्या हो गया, आपका डिजायरेबल जीन भी आ गया, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग लिखे, ये क्या है, ये है हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यहां पर कुछ आया ही नहीं है, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यानी कि ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि यहां पर डिजायरेबल जीन भी आई है। ये क्या है, दिस इज रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट भी है और ट्रांसफॉर्मेंट भी है। अब उस केस को सुनो, अब उस केस को याद करो जिसमें हमने क्या करा था, पुराना वाला केस, ये वाला। इस केस में हमने, ये कौन से मीडियम में ग्रो कर पाएगा, ये कौन से मीडियम में ग्रो करेगा और ये कौन से मीडियम में ग्रो करेगा, आप लोगों को मुझे बताना है। तो हमने क्या करा, हमने इसमें डाला है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। इन तीनों बैक्टीरिया को हमने कहाँ डाला, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में डाल दिया और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले उसमें भी डाल दिया, ठीक है। इन तीनों बैक्टीरिया को पेट्री डिश ली, ठीक है। हमने क्या ली, पेट्री डिश ली। पेट्री डिश में क्या करा, एम्पिसिलिन डाल दिया, एम्पिसिलिन में हमने क्या डाला, इन तीनों को डाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, दूसरी पेट्री डिश में हमने टेट्रासाइक्लिन डाली और टेट्रासाइक्लिन में हमने इन तीनों को डाल दिया। अब मुझे बताओ कि कौन सा किस में ग्रो कर पाएगा। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं बच्चों, तो ग्रोथ देखो, इसमें ना हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ना ही हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो ये ना ही एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो कर पाएगा और ना ही टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर पाएगा। इससे हमें ये तो पता चल गया कि इसमें कुछ नहीं आया, तभी ये ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। एक ये क्या होगा, ये वाला जो है, ये आपने क्या करा था, ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कि डिजायरेबल जीन नहीं आई है, डिजायरेबल जीन नहीं आई है। इसका मतलब सिलेक्टेबल मार्कर अभी भी सही है, दोनों जीन बिल्कुल तंदुरुस्त बैठी हुई हैं। तो यानी कि ये आपका एम्पिसिलिन मीडियम में भी ग्रो कर पाएगा और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी ग्रो कर पाएगा। वहीं पर ये वाला सिर्फ एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में नहीं करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की जगह हमने क्या डाल दिया है यार, हमने डिजायरेबल जीन डाल दी है उसमें। तो यार ये कहाँ ग्रो करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे पता चला एम्पिसिलिन बता रही है कि ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हैं और टेट्रासाइक्लिन हमें बताता है कि रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं। और हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चूज कर लेंगे। अब यार मैं भी बोल बोल के थक, ये भी कर करके थक गए, है ना। तो इसका डिसएडवांटेज यही था कि ये ना, मान लो बहुत लेंदी सा प्रोसेस था, 2 बार प्लेट्स बनानी पड़ रही थी, 2 अलग अलग प्रोसेस करने पड़ रहे थे। तो हम सबको क्या चाहिए, हम सबको चाहिए शॉर्टकट्स। तो उन शॉर्टकट्स के लिए, शॉर्टकट्स यानी कि थोड़ा कम मेहनत करनी पड़े, ठीक है। तो उन शॉर्टकट्स के लिए एक और नई चीज, एक नया अलग प्लाज्मिड
यूज किया गया, जिसका नाम है PUC-8। ये भी क्या है, जैसे वो PBR 322 था, ये क्या है, PUC-8। ठीक है, ओके। P रिप्रेजेंट प्लाज्मिड और UC रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, इसमें जो सिलेक्शन हो रही थी उसमें सिलेक्शन के लिए हमें दो दो प्रोसेस करने पड़ रहे थे। इसमें जो सिलेक्शन हो रही थी उस सिलेक्शन के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए था, सिंगल प्रोसेस चाहिए करना पड़ रहा था। इजी हो गया है ना, काम कम हो गया, इजी हो गया। अब कैसे हो रहा था देखो, ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, ये है आपका PUC-8। अब ये PUC-8 में क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ठीक है, और एक और प्रेजेंट है, दैट इज LAG-Z जीन। ठीक है, दो चीज यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, यहाँ पर प्रेजेंट है LAG-Z जीन। ठीक है, और ऑब्वियसली हमारे पास ओराई तो प्रेजेंट होगा ही, ओराई के बिना कहाँ काम चलेगा। ये क्या है, अब ये है आपका ओराई। ठीक है, अब हो क्या रहा था कि यहीं पर इसी रीजन में क्या है, सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी प्रेजेंट है। इसी रीजन में क्या प्रेजेंट है, सारी रिस्ट्रिक्शन साइट इसी रीजन में प्रेजेंट है। तो हमें यही डालना पड़ेगा ना डिजायरेबल जीन। तो क्या होगा यार, देखो नॉर्मल कंडीशन में है ना, जब तक हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, तो क्या हो रहा था कि ये LAG-Z जीन था, क्या सिक्रीट कर रहा था, ये कर रहा था बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये क्या कर रहा था, ये प्रोड्यूस कर रहा था बीटा गैलेक्टोसिडेज। और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज जब अपने सबस्ट्रेट के साथ मिलता था तो ये क्या देता था, ब्लू कलर की कॉलोनीज देता था। क्या प्रोवाइड कर रहा था, ब्लू कलर कॉलोनीज दे रहा था। कब की बात है ये, जब ये नॉर्मल है ना, हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर इसके साथ छेड़छाड़ करी है ना, जैसे ही हमने यहां पर इसके साथ छेड़छाड़ करी और हमने क्या डाल दिया, डिजायरेबल जीन डाल दी। यहां पर हमने क्या डाल दिया, फॉरेन जीन या डिजायरेबल जीन क्या डाल दिया, तो डिजायरेबल जीन डाला, डिजायरेबल इंसर्ट हो गया। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगी, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गई। ठीक है, अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के वजह से अब ये तो नहीं बनेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा तो सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं करेगा। अब जब सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं करेगा तो हमें ये प्लाज्मिड क्या देगा, हमें देगा वाइट कलर कॉलोनीज। तो जहां पर हमें ये व्हाइट कलर कॉलोनीज देखने को मिले, हमें क्या समझ आ जाता है, हमें समझ आ जाता है कि यहां पर हमारा रिकॉम्बिनेशन हो गया है। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, क्लियर है।
ठीक है ना। तो ये क्या था, ये था आपका दूसरा मेथड। जब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा इजी मेथड के बारे में, ठीक है, थोड़ा कम प्रोसेस वाला, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम लोग प्लांट्स में कौन कौन सा वेक्टर यूज कर सकते हैं, कैसा वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर प्लांट, हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर फॉर प्लांट। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं क्या, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। यहाँ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये ना आपके डाइकॉट प्लांट्स में, ठीक है, डाइकॉट प्लांट्स में क्या करता है, उनको हार्म कर सकता है। दिस कैन कॉज अ डिजीज इन डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। ये क्या कर सकता है, दिस कैन कॉज, या फिर दिस कैन हार्म किनको, डाइकॉट प्लांट्स को, ठीक है। डाइकॉट प्लांट्स के एग्जांपल आपका टोमेटो, ब्रिंजल, ठीक है, टोमेटो और ब्रिंजल, ठीक है। ये क्या हो रहा है, दिस कैन हार्म डाइकॉट प्लांट्स। कैसे, कैसे, सोचो, रुको अभी बताती हूँ, सब बताऊंगी, टेंशन मत लो, सब बताऊंगी। होता क्या है, ये बैक्टीरिया, उसका डीएनए, ठीक है, और उसकी होता है, इसके पास प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के पास एक सीक्वेंस है, एक जगह है जिसको बोला जाता है टीडीएनए। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया टीडीएनए, ठीक है। क्या बोला गया, टीडीएनए बोला गया। यानी कि अगर टीडीएनए को फुल फॉर्म बताऊं तो दिस इज ट्रांसफर डीएनए। ये क्या है, ट्रांसफर डीएनए। ये क्या करता है, ये कैंसरस है, किसके लिए, प्लांट के लिए। दिस पार्ट इज कैंसरस फॉर प्लांट। अब यार अगर ये कैंसरस है तो ये कुछ ना कुछ कॉज करेगा। कैंसरस क्या है, जब नंबर ऑफ सेल क्या हो जाते हैं, एब्रप्टली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इन प्लांट्स के केस में डिवीजन का कौन मेंटेन करता है, हार्मोन मेंटेन करता है। ये क्या करता है, दिस, ये स्टार्ट करा देता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, ठीक है। क्या करता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, कैंसरस है तो कौन सी डिजीज करा रहा है, ये कॉज करता है इन प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। अब यार इसको क्योर करना है ना, कोई बीमारी में है तो उसको क्योर करना है। क्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योर करने के लिए हम लोग वी रिमूव टीडीएनए, यानी कि वो रीजन जो इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, हमने वो रीजन ही निकाल दिया। इसके वजह से ये क्या हो गया, डिसआर्म्ड हो गया, यानी कि ये क्या हो गया यार, निहत्ता हो गया, है ना। दिस इज डिसआर्म्ड रीजन। ये क्या है, डिसआर्म्ड रीजन, ठीक है। अब अगर ये किसी भी पेड़ में जाएगा, किसी भी पौधे में जाएगा तो क्या करेगा, क्या वो डिजीज कॉज करेगा, नहीं करेगा। अब क्या हो गया, नो डिजीज इज कॉज्ड, ठीक है। हमने इससे क्या करा, एक प्लांट की जान बचा ली, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा यार हमारे पास और भी बहुत तरह के वेक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज कौन है, किसके लिए यूज होते हैं यार, ये वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दिस कैन इन्फेक्ट इकोलाई, एक्ट कर सकते हैं एज वेक्टर। इसके अलावा लैम्डा फेज, ठीक है, लैम्डा फेज। इसके अलावा कॉस्मिड्स, ठीक है, ठीक है।
इसके अलावा आपका हो गया बैक्टीरियल, आर्टिफिशियल, क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारे पास यैक। बैक्टीरिया की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर एनिमल सेल की बात करें, अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में आपका रेट्रोवायरसेस कैन एक्ट एज वेक्टर। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, सेम एज, दीज आर सेम एज टीआई प्लाज्मिड जो आपको प्लांट्स में मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका खत्म होता है क्या, क्लोनिंग वेक्टर्स यहां पर आपका खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपका कॉम्पिटेंट होस्ट और प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे कि कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस होता होगा। तब तक के लिए पढ़ लो वरना पिटाई खाओगे। चलो बच्चों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।